अमीर गरीब ससुराल में बहनों की पहली रसोई। रश्मि, ये कैसा खाना बना रही है तू? देख, तवे पर रोटी जल गई है, इधर तड़के में से धुआं निकल रहा है। क्या तुझे यही खाना बनाना सिखाया तेरी माँ ने? माँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो सारा खाना बनाया था, मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगा। मेरी मत मारी गई थी जो एक मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू बना कर ले आई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है और तू ये सब बना रही है। रोटी सब्जी तो तुझसे ठीक से नहीं बन रही, बाकी खाना तो कैसे बनाएगी? क्या सच में नई बहू की पहली रसोई की रस्म इस तरह होती है? क्या क्या सोचा था मैंने अपनी पहली रसोई के बारे में। महिमा बहू, कहा था मैंने तुझे कि चूल्हे पर खाना मत बना। तुझे आदत नहीं है, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, तू सब्जी काट ले। माँ जी, ये मेरी पहली रसोई की रस्म है, आप भला मेरी क्यों मदद करेंगी? वैसे ही आपने, इन्होंने और शालू ने मेरी इतनी मदद की है, मैं बना लूंगी। पहली रसोई की रस्म भले ही तेरी है, लेकिन खाएंगे तो हम सब ना। और नई नवेली बहू के हाथ से इतना काम कौन करवाता है? कितनी खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। गरीबी में भी ये लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जितना मैंने अपनी पहली रसोई के बारे में सोचा था, उससे कई ज्यादा अच्छी बन रही है ये। जहाँ एक बहन महिमा की शादी गरीब परिवार में हुई थी, वहीं एक बहन रश्मि की शादी अमीर परिवार में। दोनों बहनों को ससुराल बिल्कुल अगल बगल में ही था और आज दोनों की ही पहली रसोई की रस्म थी। सारी सहूलियत होने के बावजूद भी रश्मि अपनी पहली रसोई की रस्म में इतनी दुखी थी। वहीं अपने गरीब ससुराल चूल्हे पर खाना बनाते हुए भी महिमा काफी खुश थी। आइए दोस्तों, ऐसा क्यों है, जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, मेरे ससुराल से कितना सुंदर शादी का जोड़ा आया है। ये देखो, इस पर तो इसका प्राइस टैग भी लगा हुआ है। पूरे 1 लाख रुपए का है ये। मेरा भी शादी का जोड़ा कितना सुंदर है। माँ जी को पता है, मुझे हल्का रंग काफी पसंद है, इसीलिए तो उन्होंने मेरे लिए हल्के रंग का लहंगा भेजा है। तुम दोनों का ही शादी का जोड़ा काफी ज्यादा सुंदर है। भगवान करे तुम दोनों शादी के बाद अपने अपने ससुराल में बहुत खुश रहो। खुश तो हम दोनों ही रहेंगे, लेकिन आप देखना, सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही रहूंगी। मेरी इतने अमीर ससुराल में शादी हो रही है, वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। रश्मि, तुम्हें भी मेरी तरह किसी अमीर घर में शादी करनी चाहिए थी। हम दोनों बहनों का ससुराल बिल्कुल अगल बगल में है, लेकिन जहाँ मैं महल जैसे घर में रहूंगी, वहीं तुम एक झुग्गी झोपड़ी जैसे घर में। क्या तुम्हें इसका दुख नहीं है? रश्मि, ये सब एक लड़की पर निर्भर करता है। अगर लड़की घर गृहस्थी वाली हो तो एक झुग्गी झोपड़ी को भी एक महल में बदल देती है। वहीं अगर वो शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां ना संभाल सके, वो महल को भी एक झोपड़ी में बदल देती है। शादी के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे ससुराल वालों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहे, और तुम भी यही कोशिश करना। समय गुजरता है और आज महिमा और रश्मि की शादी होती है। जहां शादी करने के बाद अमीर बहन रश्मि अपने महल जैसे ससुराल में जाती है, जहां गरीब बहन महिमा अपनी झुग्गी झोपड़ी जैसे घर में। अरे माँ, जल्दी से भाभी का गृह प्रवेश करो ना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। 1 घंटे से तो उनके गृह प्रवेश की रस्म चल रही है। बेटा, बस 2 मिनट, अब कोई भी रस्म नहीं है, हम सब फिर आराम से रेस्ट करेंगे। लेकिन माँ जी, मैंने तो सुना है गृह प्रवेश के बाद भी ढेर सारी रस्में होती हैं। भाभी, वो आपकी मिडिल क्लास घर में चलता होगा, हम जैसे अमीर लोग ज्यादा रस्में नहीं करते हैं। अब शादी हो गई ना, तो क्यों बेतुकी की रस्मों में क्यों टाइम वेस्ट करना। कलावती जल्दी से रश्मि का गृह प्रवेश करती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेचारी नई नवेली दुल्हन रश्मि अपने पति के साथ कमरे में जाकर आराम करने लगती है। जितना उसने अपने गृह प्रवेश के बारे में सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन महिमा की, उसकी झोपड़ी के ससुराल में भी काफी धूमधाम से स्वागत किया जाता है। महिमा की नंद उस पर फूल बरसाकर उसका घर में प्रवेश करती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। एक काम करती हूँ, नाश्ते में सबके लिए आलू गोभी के पराठे, पोहा और सैंडविच बना देती हूँ। रश्मि जल्दी से तैयार होती है और अपने ससुराल की रसोई में जाती है। इतनी मॉडर्न एस्टेब्लिश रसोई देखकर रश्मि काफी खुश होती है और जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में रश्मि नाश्ता टेबल पर लगा देती है और अब सब अपने अपने कमरे से निकलकर टेबल पर आ जाते हैं। तुमने क्या बनाया है नाश्ते में? पोहा, पराठे, सैंडविच, ये सब कौन खाता है? मैं तो ये पोहा, सैंडविच और पराठे तो कभी छूती तक नहीं हूँ। मैं हमेशा सैलेड खाती हूँ। बहू, क्या तुझे ये सब आता है खाना बनाने में? मुझे तो लगा था कि तेरी रसोई की रस्म है तो कुछ स्पेशल बनाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप सब ये नहीं खाते। मैं कुछ अच्छा सा बना कर ले आती हूँ, बस थोड़ी देर रुकिए। रश्मि दोबारा रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई के नाश्ते के लिए कुछ अच्छा बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ
माँ जी अभी तो खाने में समय है, तो मैं नाश्ते में कुछ हल्का बना देती हूँ। बताइए आप लोग क्या खाएंगे? तो कुछ हल्का ही बनाना, एक काम कर, चाय और नमक मिर्च के पराठे बना ले। लेकिन माँ जी मेरी पहली रसोई की रस्म के लिए तो ये काफी हल्का नाश्ता हो जाएगा। अरे बहू, वैसे शादी की रस्मों के चलते तू इतनी थक गई है, जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ भारी बनाने की, तो तू कुछ हल्का ही बना दे और शालू बेटा जाकर अपनी भाभी की मदद कर दे। गरीब बहन की नंद शालू मिट्टी के चूल्हे को जलाती है और महिमा के लिए आटा भी गूंथ देती है। वही महिमा चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है और महिमा अपनी नंद की मदद के चलते जल्दी चाय पराठे बनाकर ले आती है। महिमा बहू काफी बढ़िया बनाए हैं पराठे। मैं भी नमक मिर्च के पराठे बनाती हूँ, लेकिन इतना स्वाद तो मेरे पराठों में भी नहीं है। और ये मसाला चाय भी काफी बढ़िया बनी है, आज से तुम यही चाय बनाना। ससुराल वाले महिमा के हाथ का नाश्ता बहुत पसंद करते हैं। ये देख महिमा काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ मैंने नाश्ते में काफी कुछ बनाया है, आई होप अब सबको ये पसंद आए। रश्मि घबराते हुए दोबारा से बनाया हुआ नाश्ता लेकर जाकर सभी को देती है। इस बार जैसे ही वो सब लोग नाश्ता खाते हैं, बहू क्या तुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है? क्या बनाया है तूने? न नमक है न मिर्च, बिल्कुल बेस्वाद खाना है। तू अपनी पहली रसोई की रस्म में ये सब बनाकर खिलाएगी हमें? अच्छा हुआ कि मैंने बाहर से मेहमानों को नहीं बुलाया, वरना कितनी बेइज्जती हो जाती उन सबके सामने हमारी। लेकिन माँ जी मैं तो ऐसा खाना अपने मायके में भी बनाती थी, वहाँ तो सबको काफी पसंद था। तुम मिडिल क्लास घर से हो, तुम्हारा खाने का स्वाद और हमारे खाने के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब दोबारा जाओ और ढंग का नाश्ता बनाकर लेकर आओ। रश्मि फिर से खरी खोटी सुनती है और किचन में जाकर आंखों में आंसू लिए खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आपने जो जो सामान मंगवाया था मैं सब लेकर आया हूँ और पड़ोस वाली काकियों को भी मैंने बोल दिया है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगी। भाभी आप परेशान मत होना, मैं और माँ आपकी पहली रसोई की रस्म में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। जहां महिमा चूल्हे पर तड़का लगा रही होती है, वहीं शालू आटा गूंथ रही होती है तो अनुराग चावल साफ कर रहा होता है। सुषमा भी अपनी बहू की मदद करने में लगी होती है। अरे महिमा बहू तू फिक्र मत कर, तू सब्जी काट ले, चूल्हे का काम मैं संभाल लेती हूँ। कितनी अच्छी है मेरी सास, सभी मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। अपने ससुराल वालों की मदद से महिमा जल्दी अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है। थोड़ी देर में आसपास के लोग भी आ जाते हैं और अब सब लोग बैठकर महिमा का बनाया हुआ खाना खाते हैं। अरे वाह सुषमा बहन, तुम्हारी बहू तो काफी बढ़िया खाना बनाती है, स्वाद तो भरपूर है इसके हाथों में। वह तो होगा ही, मेरी बहू ने जो बनाया है ये सारा खाना इसने अकेले ने बनाया है, बिना हम सबकी मदद लिए। अपनी सास की बात सुनकर महिमा को मन ही मन काफी अच्छा लगता है और वो मुस्कुराती है। अपने गरीब ससुराल में भी महिमा अपनी पहली रसोई की रस्म करके इतनी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ कलावती किचन में जाकर रश्मि पर काफी बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। तुझसे कुछ काम होगा भी या नहीं? एक चीज तुझसे अभी तक ढंग की नहीं बनी। अगर इस बार कोई गलती हुई ना फिर बताऊंगी तुझे। रश्मि अपनी आंखों में आंसू लिए डरते डरते खाना बनाती है और ले जाकर सभी को देती है, लेकिन इस बार भी सभी उसके खाने में कमी निकालकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ जी क्या मैं अपनी पहली रसोई का खाना अपनी बहन के घर देकर आ सकती हूँ? इसी बहाने उससे मिल भी लूंगी। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। महिमा अपनी सास सुषमा के साथ खाना लेकर जैसे ही रश्मि के घर पहुंचती है तो देखती है कि किस तरह से उसके ससुराल वाले उस पर चिल्ला रहे हैं, जिसे देख महिमा, ये आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं मेरी बहन के साथ? अगर उसे खाना बनाने में कोई गलती हुई है तो आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। इतना पैसा शोहरत होने के बावजूद भी आप लोगों का दिल इतना छोटा है। अरे बहन, मेरी भी बहू की आज पहली रसोई की रस्म थी, उसकी हमने कितनी मदद की। नई नई बहू है, घबराहट के चलते गलतियां हो जाती हैं। अगर इस चीज को आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? कल को आपकी भी बेटी है, अगर उसके साथ ससुराल में ऐसा बर्ताव किया जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? महिमा तुमने सही कहा था, ससुराल चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन जब तक ससुराल वालों का साथ और प्यार नहीं मिलता तो अमीरी का कोई फायदा नहीं है। मुझे अमीर ससुराल तो मिल गया, लेकिन इनका प्यार और साथ कभी नहीं मिलेगा। सुषमा महिमा की बातें सुन और अपनी बहू की आंखों में आंसू देख कलावती का दिल पिघलता है और वो अपनी बहू के आंसू साफ कर उससे माफी मांगती है, जिसे देख महिमा अब काफी खुश होती है और अब दोनों ही अमीर और गरीब बहनें अपने अमीर गरीब ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं। सरिता की 4 बेटियां और एक बेटा और एक बहू पूनम होती है। सरिता अपनी पड़ोसन राधिका से बात कर रही होती है।
अरे मैं तो तंग आ गई हूँ। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक मैंने अपने पोते पोती की शक्ल भी नहीं देखी। पता नहीं कैसी बहू आ गई है। अब तो बहुत हो गया सच में। 1-2 साल तो चलो ठीक है, समझ में भी आता है, कुछ कहने का मन भी नहीं करता, लेकिन शादी को 4 साल हो गए हैं और अब भी बहू बच्चों के बारे में सोच नहीं रही है। ये तो गलत होगा ना। बच्चों के बारे में सोचना अलग बात होता है, वो तो माँ ही नहीं बन सकती, मुझे ऐसा लगता है। अरे इतने टाइम तक तो कोई रुकता है क्या? ये भी हो सकता है। अरे मैं तो यही कहूंगी कि अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे, अभी भी देर नहीं हुई। क्या ही उम्र है उसकी, दूसरी शादी हो जाएगी तो सही रहेगा। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, भगवान की जो मर्जी होगी मुझे भी वही मंजूर है। सरिता को अक्सर अपनी बहू की वजह से परेशान रहती है, क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही होती है। सरिता अपनी चारों बेटियों को कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाती है। अरे तुम चारों ये देखो तो सही, इनमें से कौन सी लड़की तुम्हें ठीक लग रही है? आप लड़कियों की तस्वीर क्यों हमें दिखा रही हैं? अरे बहू, माँ नहीं बन सकती तो अपने बेटे को मैं बिना बाप के थोड़ी ना रखूंगी, उसकी दूसरी शादी तो करवाऊंगी ना। अरे खानदान को आगे बढ़ाना भी है। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अरे भाभी के बारे में तो सोचिए। भाभी अपना मायका छोड़कर यहाँ आई है और आप दूसरी शादी करवा रही हैं भैया की। नहीं, हम ये तो नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे? अरे इसमें गलत क्या है? जब वो मुझे पोता पोती का सुख नहीं दे सकती, अपने पति को बाप नहीं बना सकती, तो इसमें गलत क्या है? अरे कम से कम दूसरी शादी हो जाएगी तो मेरे बेटे को भी बाप बनने का सुख मिलेगा, घर में पोता पोती खेलेंगे, तुम लोगों को भी तो बुआ बनने का मौका मिलेगा। माँ बस करो, अपने किसी सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप भाभी को ऐसे दुख नहीं पहुंचा सकती हो। और हम भी आपकी बेटी हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो तब भी आप यही कहोगी। देखिए, आप हमारी माँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत करेंगी और हम चुपचाप सहते रहेंगे। हम भाभी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ माँ, आपको भी थोड़ा समझ कर चलना चाहिए। पूनम की चारों नंद उसका साथ देती हैं। कुछ दिनों बाद पूनम की चारों नंद उसके कमरे में आती हैं। अरे तुम चारों यहाँ? भाभी, आपको तो पता ही है ना माँ आपके बारे में क्या क्या बातें करती हैं, इसलिए अब हम आपका टेस्ट करवाना चाहते हैं। कोई परेशानी होगी तो उसका हल निकालना चाहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। भाभी आप हमारे साथ चलिए। पूनम की चारों नंद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं और सारी जांच करवाती हैं। इन्हें कोई समस्या नहीं है, ये मां बन सकती हैं। मतलब भाभी में कोई भी दिक्कत नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल फिट है, कंसीव कर सकती हैं ये। डॉक्टर की बात सुनने के बाद चारों नंद अपने भाई सुमित के पास जाती हैं। भैया आप हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए। लेकिन क्यों? भैया अब ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, आप बस हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए। चारों अपने भाई का भी चेकअप करवाती हैं और सुमित को भी कोई परेशानी नहीं निकलती। भैया और भाभी दोनों ही फिट हैं, लेकिन उन्हें कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि वो आईवीएफ की हेल्प ले सकते हैं। पर अब हम सबको आईवीएफ के लिए कैसे मनाएं? बात तो करनी ही पड़ेगी ना। चारों नंद पूरे परिवार वालों को बुलाती हैं और सबको बताती हैं। माँ, भैया और भाभी दोनों ही फिट हैं। हमने दोनों की जांच करवाई थी और दोनों फिर नॉर्मल हैं। वो दोनों माँ बाप बन सकती हैं, लेकिन इन्हें बच्चा कंसीव करने में ही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए अगर ये आईवीएफ की मदद ले तो ये माँ बाप बन सकते हैं। तुम चारों क्या ज्यादा पढ़ी लिखी हो? अरे तुम चारों को डॉक्टर जो बताता है वो यहाँ पर पटर पटर आकर बोल रही हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी भाभी में कोई कमी है? अरे मैं देख कर बता सकती हूँ, मेरे इतने सालों का अनुभव है, तुम्हारी भाभी में ही कोई कमी है। नहीं, आईवीएफ नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। और माँ जी, मैं माँ नहीं बन पा रही, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। लेकिन आप मुझे मेरे मायके मत भेजिए। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, बड़ी ही मुसीबत से उन्होंने मेरी शादी करी है। अगर मैं वापस मायके चली गई तो उनका क्या होगा? भाभी, आप इतना डर क्यों रही हैं? और यहाँ से आपको कोई भी मायके नहीं भेज रहा है, आप निश्चिंत रहिए। और आईवीएफ करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही सेफ प्रोसेस होता है। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। और अगर मैं दादी नहीं बनी ना तो अब ज्यादा दिन इस घर में ये नहीं रहेगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा ही दूंगी। सरिता की बात सुनकर चारों नंद घबरा जाती हैं। माँ तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। माँ से अब आईवीएफ के बारे में बात करना बेवकूफ़ी है। माँ ने तो ठान ही लिया है, जैसे भैया की दूसरी शादी करवानी है, पर हम भाभी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। अभी घर में थोड़ा माहौल शांत हो जाए, फिर हम भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। कुछ दिनों बाद चारों नंद अपनी भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखो, माँ जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी।
भाभी हमें पता है कि आप इतना क्यों घबरा रही हैं, लेकिन जब तक आप डॉक्टर से बात नहीं करोगी तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि आईवीएफ से कोई परेशानी नहीं होती। आईवीएफ बिल्कुल सेफ प्रोसेस होता है। चारों डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। डॉक्टर, आप एक बार मेरी भाभी को समझा सकते हैं आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, आईवीएफ बहुत सी लेडी करवाती हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आईवीएफ का प्रोसेस करवाया जाता है और ये बिल्कुल सेफ और अप्रूव्ड प्रक्रिया है। मतलब मैं मां बन सकती हूँ ना? कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम समस्या हो गई तो? देखिए, आपका डर, आपकी घबराहट मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बिल्कुल सही प्रक्रिया है और इसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद पूनम मान जाती है, आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाती है और 1 महीने बाद पूनम मां बनने की खुशखबरी अपनी सास को सुनाती है। माँ जी, मैं पेट से हूँ, अब दादी बनने वाली है। बहू, तू मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं माँ, भाभी कोई मजाक नहीं कर रही। आपको दादी बनना था ना, देखो भगवान ने आपकी सुन ली और भाभी पेट से हैं। हम जल्दी ही बुआ बनने वाली हैं। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सुन ही ली। बहू, मैं तेरी सबसे पहले नजर उतारूं और 3 महीने तू माँ बनने वाली है। ये खबर किसी को मत बताना, ऐसे में नजर जल्दी लगती है। चल। सरिता अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और ये देखकर चारों नंद काफी खुश हो जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माँ भाभी का इतने अच्छे से ख्याल रख रही हैं। भाभी बेचारी कितने डर में रहती थी कि कहीं उन्हें घर से न निकाल दे माँ, क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही थी। तभी तो हम अभी माँ को आईवी वाली बात नहीं बता सकते, वरना तो माँ गुस्सा ही करेंगी और पता नहीं वो भाभी को क्या क्या सुनाने लग जाए। इसलिए जब तक भाभी माँ नहीं बन जाती तब तक हमें माँ से ये बात छुपानी पड़ेगी। और वैसे भी इसी बहाने भाभी को माँ का थोड़ा लाड प्यार भी मिल रहा है। चारों अपनी भाभी को काफी मानती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने निकल जाते हैं और 9 महीने बाद पूनम एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। सरिता बच्चे को अपने गोद में लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा पोता, सच में ये तो राजकुमार है बहू। तूने मुझे दादी बनने का ही सुख नहीं दिया, बल्कि तूने हमारे परिवार का चिराग भी दे दिया। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। माँ, लेकिन भाभी, माँ आईवीएफ की प्रक्रिया से ही बनी है, जिस आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए आप मना कर रही थी। क्या आईवीएफ? लेकिन वो तो काफी खतरनाक होता है ना? नहीं माँ, ये सब साइंस होता है। आप तो खुद ही देख रही हो ना भाभी कितनी फिट है। हाँ, मैंने गलत किया था बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे भी पता है आपने बस पोते के मुंह में आकर मुझे इतना सब कहा था, लेकिन अब तो भगवान ने हमारे घर में खुशियां भर दी हैं और ये सब बस मेरी चारों ननंद की वजह से हुआ है। अगर ये नहीं होती तो मुझे हिम्मत ही नहीं मिलती आईवीएफ के लिए। इसी के साथ चारों नंद की कोशिश रंग लाती है और पूरा परिवार अब हंसी खुशी रहता है।